अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट भी कह दीजिए, या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, या गोल्ड-फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इसको न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड्स भी कह सकते हैं। तो ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। 1911 में रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल या गोल्ड-फॉयल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ये था क्या, इसको समझने के लिए सबसे पहले इससे पहले एटम के मुताबिक दो कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट हमारे पास था डेल्टन का एटॉमिक मॉडल। डेल्टन ने क्या कहा था, डेल्टन ने क्या पेश किया था, उसने कहा था कि एटम क्या है, एक सॉलिड बॉल की तरह है। एटम क्या है, बस एक बॉल है। एटम क्या है, बस एक बॉल है। उसने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया था। इसको हम कहते हैं बिलियर्ड बॉल मॉडल ऑफ डेल्टन। इसके बाद एक और साइंसदान थे जे थॉमसन। अब थॉमसन ने क्या था, प्लम पडिंग मॉडल था उनका। मॉडल क्या था, ये भी सुनने, प्लम पडिंग मॉडल था उनका। अब ये क्या था, उनके नजरिए के मुताबिक, प्लम पडिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होते हैं, मगर उनकी पोजीशन आइडेंटिफाई थी, वो कहाँ होते हैं, किस तरह होते हैं। उन्होंने कहा था कि तरबूज के जो 20 सीड्स होते हैं उनकी तरह बिखरे होते हैं, किसी को इलेक्ट्रॉन, किसी को प्रोटॉन, इस तरह नाम दे दिया। यानी वो इसकी वजाहत नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास था प्लम पडिंग मॉडल जे थॉमसन का। तो अब रदरफोर्ड ये साबित करना चाह रहे थे कि वाकई सही है कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन मुताबिक है भी या नहीं है। तो उन्होंने इसको गोल्ड-फॉयल एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि जो मेरे जो उस्ताद थे जे थॉमसन, उनके उस्ताद थे, तो फिजिक्स थे। तो उन्होंने इसको साबित करने की कोशिश की, इसके लिए उन्होंने गोल्ड-फॉयल एक्सपेरिमेंट। देखिए रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल को, जैसे मैंने ये बताया, गोल्ड-फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। उन्होंने अपने इस मॉडल में एक सोने का वर्क लिया, जैसे चांदी का वर्क होता है, एल्युमिनियम का वर्क होता है, मिठाई वगैरह पे लगा होता है, हलवे वगैरह पे लगा होता है, तो इस तरह सोने का भी एक वर्क होता है। तो जिसकी मोटाई क्या थी, 0.00004 मिलीमीटर थी। जिसकी मोटाई कितनी थी, 0.00004 मिलीमीटर थी। इस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की गन के जरिए बमबार्डमेंट कराई, अल्फा पार्टिकल्स की। अब जब उन्होंने देखा कि ज्यादातर जो इसके दूसरी तरफ उन्होंने जिंक सल्फाइड की या पैराफिन वगैरह की फोटोग्राफिक प्लेट होती है वो रख दी। जब उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल्स का जो सोर्स होता है वो ज्यादातर साइंसदान हीलियम को यूज करते हैं। अल्फा रेस पास की तो उन्होंने देखा कि एटम में ऊपर से भी सीधी गुजर गई, अल्फा रेस नीचे से भी सीधी गुजर गई, क्योंकि बहुत थिन था, बहुत बारीक था गोल्ड-फॉयल जो था उनके पास। तो उन्होंने देखा कि उसमें भी जाहिर सी बात है एटम होगा, समझ लीजिए उसके एक एटम की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए ली गई डायग्राम है। तो अब देखा कि जो है उन्होंने अल्फा पार्टिकल जब पास किए तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल ऊपर से भी सीधे गुजर गए, नीचे से भी सीधे गुजर गए। कुछ इलेक्ट्रॉन से टकराकर उन्होंने जो ना थोड़ा रास्ता चेंज करा, लेकिन जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे ऊपर से भी सीधे गुजर गए, नीचे से भी सीधे गुजर गए। जबकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक हुए। क्या हुए, बाउंस बैक हुए, यानी टकराकर वापस पड़ गए। उन्होंने कहा कि कौन कितने, 4000 में से एक समझ लें, 4000 ऊपर से भी नीचे गुजर गए, सीधे गुजर गए, नीचे से भी गुजर गए। 4000 में से एक या दो अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक हुए। अब उन्होंने इस बात नतीजे पर पहुंचे कि अल्फा रेस और पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे मैंने आपको इससे पहले एक्सपेरिमेंट किया है, डिस्कवरी ऑफ अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस, उन्होंने सेपरेट किया था। अल्फा रेस के बारे में बताया था, बीटा रेस के बारे में बताया था, गामा रेस के बारे में बताया था। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने उसको डिस्कस कर लिया, वो इसलिए डिस्कस किया था। अब जब जाहिर सी बात है अल्फा पार्टिकल्स ऊपर से भी सीधे गुजर गए, नीचे से भी सीधे गुजरे, कुछ टकराकर बाउंस बैक हुए। ऐसे रदरफोर्ड इस नतीजे पर पहुंचे कि इसके अंदर जरूर कोई ऐसी चीज मौजूद है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा रेस पे अल्फा पार्टिकल सभी पॉजिटिव था, पॉजिटिव ने दूसरे को डिफ्लेक्ट किया, बाउंस बैक, इसलिए बाउंस बैक हुए। तो इस तरह बाद में न्यूक्लियस का उन्होंने नाम दिया। तो उसके कुछ पॉइंट्स थे जो उन्होंने पेश किए थे, वो भी जरा देख लीजिए। नंबर 1 कहता द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम मस्ट बी लार्जली एम्प्टी। उन्होंने कहा था एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है, तो बात भी सही है। इसको बाद में आगे चलकर उन्होंने बोहर ने कुछ वजाहत की थी, लेकिन उनके अकॉर्डिंग एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या होता है, खाली होता है, एम्प्टी होता है। नंबर 2 क्या था, द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज कंसंट्रेटेड डेंस रीजन व्हिच ही कॉल्ड न्यूक्लियस। उन्होंने कहा था एटम का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है उसके न्यूक्लियस में होता है, इसलिए बाउंस बैक हुए टकराकर। तो बाद में पता चला कि जो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि न्यूक्लियस पर जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। ये बात रदरफोर्ड ने बताई कि इसका जो टोटल
मास है, चार्ज है, प्लस चार्ज प्रोटॉन यानी इलेक्ट्रॉन से लाइटेस्ट पार्टिकल है, और प्रोटॉन जो है हैवी पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन थोड़ा सा जो है ना प्रोटॉन से ज्यादा भारी होता है। उन्होंने कहा था एक तो जिसका टोटल चार्ज है उसके न्यूक्लियस में है, यानी प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, टोटल मास भी कह सकते हैं इसको। तो इस तरह जो है इन्होंने उसको न्यूक्लियस का नाम दिया। ये थे रदरफोर्ड के टॉपिक मॉडल के कुछ पॉइंट्स। रदरफोर्ड ने एटम, ये बात जरा ध्यान में रखिए, रदरफोर्ड ने एटम को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट और एक था न्यूक्लियर पार्ट। इसको तो उन्होंने न्यूक्लियर पार्ट कह दिया जिसमें न्यूक्लियर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि ये क्या था हमारे पास, उसने कहा था इसमें ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। ये क्या था, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का नाम दिया उसने। तो ये रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के कुछ पॉइंट्स। आगे चल के हम इसके और डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को, इसके डिफेक्ट्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे।